Every diamond has a story. People back home would never buy a ring if they knew it was soaked in someone else's blood. दोस्तों 2006 में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने पूरे डायमंड मार्केट में तहलका मचा दिया. This was a movie called Blood Diamond. The diamonds that are found in conflict zones have become a big problem in the world today. A Leonardo DiCaprio movie assumes that all real diamonds are kind of like blood diamonds. In West Africa, Sierra Leone's traffic in diamonds has left a trail of carnage. The great thing about this movie is that it does have a social message. That was just the added bonus. और इस मूवी के बाद दुनिया में नेचुरल डायमंड्स के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और इसी आंदोलन से दुनिया में एक और लहर आई और ये लहर थी लैब ग्रोन डायमंड्स की. There's been a flood of lab-grown diamonds to the market. Diamonds are forever, but there's a new player in town. It's beautiful. It's so shiny. Lab diamonds. The demand for lab-grown diamonds continues to go up. A lab-grown diamond is a real diamond. दोस्तों जिस हीरे को पहनने के लिए पहले लोग 2 से 6 लाख रुपए खर्च करते थे, आज वही सेम क्वालिटी, वही सेम चमक वाला हीरा सिर्फ 20,000 रुपए में मिल रहा है. तो अचानक से ये 100 साल पुराना डायमंड एम्पायर ताश की पत्तों की तरह गिरने लगा. एंड लुक एट दिस, 1 कैरेट डायमंड का एवरेज प्राइस पहले था $7,000. आज वो गिरकर हो गया है $4,000 और वही 1 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड आज मार्केट में $900 में मिलता है. तो सवाल ये है कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड्स में आखिर क्या फर्क है. इस ब्लड डायमंड मूवी से डायमंड मार्केट को धक्का क्यों लगा? लैब ग्रोन डायमंड्स अचानक से 2 लाख के डायमंड को 10,000 रुपए में कैसे बेच पा रहे हैं? और इस डायमंड वॉर में क्या नेचुरल डायमंड्स खत्म होने वाले हैं? दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं. तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो. आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है. दोस्तों पहले तो ये समझते हैं कि लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में क्या फर्क है. कई लोगों को लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स नकली होते हैं या वो ग्लास से बने होते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है. नेचुरल डायमंड जमीन के नीचे कार्बन पर हाई हीट और हाई प्रेशर पड़ने पर बनता है और इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं. लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स को साइंटिस्ट ने वही सेम कंडीशंस यानी कार्बन पर हाई हीट प्लस हाई प्रेशर डालकर लैब में कुछ ही हफ्तों में बनाया. तो केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली दोनों 100% सेम होते हैं. दोनों कार्बन है, दोनों उतने ही हार्ड होते हैं, दोनों वैसा ही शाइन भी करते हैं. यहां तक कि अगर आप एक एक्सपर्ट ज्वेलर को बिना किसी इक्विपमेंट के दोनों हीरे दिखा दो तो वो फर्क बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा लैब ग्रोन है और कौन सा नेचुरल. तो फर्क प्रोडक्ट में नहीं, फर्क सिर्फ प्रोसेस में है. एक को नेचर ने बनाया और दूसरे को टेक्नोलॉजी ने. अगर आपको ये क्लियर है तो अब समझते हैं एक डायमंड माफिया की कहानी. दोस्तों 1870 के पहले लोग डायमंड को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते थे. क्यों? क्योंकि डायमंड गोल्ड से भी रेयर था और डायमंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आप इस पर दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड भी डाल दो, इसे हजारों साल के लिए धूप, बारिश या मिट्टी में भी डाल दो ना, तब भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा. इनफैक्ट डायमंड इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ. इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा डायमंड को एक सिंबल ऑफ पावर मानते थे. इसीलिए वो क्राउन में भी अपने डायमंड लगाया करते थे. लेकिन 1870 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हीरे के वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर दिया. साउथ अफ्रीका में एक इतनी बड़ी डायमंड माइन मिली कि पूरी दुनिया देखते रह गई. और ये कोई छोटी मोटी डिस्कवरी नहीं थी. 1870 से पहले ना डायमंड सिर्फ नदियों के किनारे पर मिलते थे जो कि काफी रेयर थे. लेकिन साउथ अफ्रीका में जो डायमंड माइन मिली वो इतनी बड़ी माइन थी कि पिछले 2000 सालों में इंडिया और ब्राजील ने जितने डायमंड्स निकाले थे, साउथ अफ्रीका ने उतने डायमंड्स सिर्फ 15 साल में प्रोड्यूस कर दिए. और अगर हम वेट की बात करें तो किम्बरली की एक माइन से, आई रिपीट, एक माइन से 2700 किलो डायमंड निकले.
तो अचानक से डायमंड्स की सप्लाई इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर गए। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सारे डायमंड्स मार्केट में आ गए तो हर इंसान के पास डायमंड होगा, और अगर सबके पास डायमंड होगा तो डायमंड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस टोटल मार्केट कोलैप्स को रोकने के लिए एक कंपनी आई जिसका नाम था De Beers। Amalgamated all the claim holders on his mine, and that began the amalgamation of all the diamond mines and the formation of De Beers। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए De Beers ने 4 ऐसे स्टेप्स लिए जिससे De Beers अगले 100 सालों तक डायमंड मार्केट का राजा बना। सबसे पहले De Beers ने समझा कि कंपटीशन इज द एनिमी ऑफ प्रॉफिट। अगर 10 लोग डायमंड्स बेचेंगे तो कोई $1000 में बेचेगा, कोई $900 में, कोई $800 में। तो मार्केट में अगर सप्लायर्स बढ़ेंगे तो प्राइस भी गिरता जाएगा। तो 1888 में De Beers ने साउथ अफ्रीका के 90% डायमंड माइंस खरीद लिए। तो जमीन खोदने से पहले ही उन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया। और 1890s आते आते De Beers के अलावा कोई बड़ा डायमंड प्लेयर बचा ही नहीं था। दूसरा, माइंस को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने सप्लाई चेन को कंट्रोल किया। उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव रफ डायमंड बायर्स शामिल थे, जिन्हें कहते हैं साइट होल्डर्स। और रूल ये था कि De Beers ही प्राइस सेट करेगा और De Beers ही ये डिसाइड करेगा कि मार्केट में कितने कैरेट डायमंड बिकेंगे। एंड इट वाज अ टेक इट और लीव इट ऑफर। तो अगर आपको डायमंड्स बेचना था तो आपको De Beers से ही डायमंड खरीदना पड़ता था। Then came step number 3, which is stock piling। जब आप 90% सप्लाई को कंट्रोल करते हो तो आप पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इफ यू सी, जब भी मार्केट में डिमांड कम होती है तो टमाटर, गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, राइट? लेकिन De Beers ने डायमंड के प्राइस को बिल्कुल कम होने दिया ही नहीं। इसी तरह सप्लाई को रोककर De Beers ने डायमंड के प्राइसेस को कंट्रोल किया। इससे मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बनी रहती थी और डायमंड के प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाते थे। इसी तरह करीब 80 सालों तक De Beers ने दुनिया को ये यकीन करवाया कि डायमंड इज रेयर एंड डायमंड इज वैल्यूएबल। एंड लास्टली De Beers ने ऐसे ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए जिससे पूरी दुनिया को लगा कि प्यार का इजहार सिर्फ और सिर्फ डायमंड से ही किया जा सकता है। लेकिन 2000s के बाद दोस्तों एक साइलेंट वॉर शुरू हुआ, और ये वॉर अफ्रीका की माइंस में नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के लैब्स और चाइना के फैक्ट्रीज में लड़ी गई। Silicon Valley engineers is trying to outshine one of nature's most coveted objects. The diamond industry is seeing the biggest disruption in its history. Natural mined diamonds are being replaced by a lab-grown alternative. The Silicon Valley startup engineers are doing in weeks what takes nature millions of years. Diamond Foundry is among a handful of companies growing diamonds like these in a lab. These are both 4-carat round cut. ये था लैब ग्रोन डायमंड्स का वॉर। जब कंपनीज ने आकर ये बताया कि भाई साहब, डायमंड्स बनाने के लिए आपको जमीन खोदने की जरूरत नहीं है, आप लैब में डायमंड्स बना सकते हो, वो भी एग्जैक्टली सेम डायमंड जो कि आज लाखों में बिकता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जब लैब ग्रोन डायमंड्स मार्केट में आए तो सबने लैब ग्रोन डायमंड्स को इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि लैब ग्रोन डायमंड्स नकली हैं। लेकिन दोस्तों 2006 में रिलीज हुआ ब्लड डायमंड। इस मूवी ने पूरी दुनिया को यह बताया कि जो हीरा आप अपने हाथ में पहनते हैं वो अफ्रीका के किसी वॉर जोन से आया हो सकता है। डायमंड निकालने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज में सिविल वॉर्स लड़ी जाती है और छोटे छोटे बच्चों को सोल्जर्स बनाया जाता है और मजदूरों को गुलाम बनाकर माइंस में काम करवाया जाता है। इस मूवी के बाद दुनिया में डायमंड्स के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। गवर्नमेंट्स ने De Beers को ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रेशराइज किया, पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए और यूएस कोर्ट्स के एंटी ट्रस्ट लॉ से बचने के लिए De Beers को 2008 में $295 मिलियन का सेटलमेंट पे करना पड़ा। और 2015 आते आते स्टडीज ये बताने लगे कि 70% मिलेनियल्स, यानी वो लोग जो 2006 के बाद बड़े हुए, उन्होंने कहा कि वो बिना सर्टिफिकेट के डायमंड नहीं खरीदेंगे। और इसी एथिकल डिमांड की वजह से लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए दरवाजा खुल गया, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था दैट वी विल गिव यू वर्ल्ड क्लास डायमंड्स एट अल्ट्रा लो कॉस्ट विच आर 100% प्योर with 100% ethics and zero blood spilt। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड्स की ग्रोथ। अब यहाँ पर 3 डेवलपमेंट्स हुए। पहले तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने लैब ग्रोन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिससे दुनिया भर के लोग लैब ग्रोन डायमंड्स खरीदने लगे। फिर 2018 में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने डायमंड की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। एफटीसी ने कहा
कहा दोस्तों देखो, डायमंड तो डायमंड होता है, चाहे वो जमीन से निकले या मशीन से, केमिकली दोनों सेम है। इससे पूरी दुनिया को यह साबित हो गया कि लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स को बनाने का तरीका अलग है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों सेम टू सेम है। और फिर आया फेज 3 विच वाज द चाइनीज डायमंड फ्लड। Diamonds, world's most enduring symbol of love, is under threat not from time but from science. A Chinese company has recently produced the world's largest lab-grown rough diamond, certified by the IGI, the International Gemological Institute. That's right, Jyotsna, and it's China that has mastered how to forge nature's hardest stone in a matter of days. The diamond market is commoditized now because of lab-grown diamonds from China. दोस्तों 2019 से 2024 के बीच जैसे ही मार्केट में डायमंड की डेफिनेशन लेजिटिमाइज हुई, चाइना ने ज्वेलरी ग्रेड डायमंड्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। चाइना ने मार्केट में 22 मिलियन कैरेट्स लॉन्च किए, वो भी सिर्फ 2024 में। आप समझ रहे हो 22 मिलियन कैरेट्स कितने होते हैं? 2024 के पूरे साल में डेबियस ने सिर्फ 18 मिलियन कैरेट्स बेचे। तो चाइना ने अकेले ही डेबियस से ज्यादा डायमंड्स मार्केट में ऑफलोड किए, और इसी ओवर सप्लाई और मार्केट सेंटीमेंट की वजह से 2016 में जो 1 कैरेट लैब डायमंड $4,500 में मिलता था, उसका प्राइस 2022 में गिरकर $1,500 हो गया, और 2024 आते आते वही डायमंड आपको मिलता $500 to $800 में। इनफैक्ट आज यूएस में बिकने वाली 50% एंगेजमेंट रिंग्स लैब ग्रोन है। क्यों? क्योंकि कस्टमर बोलता है कि मैं $8,000 का नेचुरल डायमंड क्यों लूं जब मैं $800 का लैब ग्रोन डायमंड ले सकता हूं और बाकी पैसों से मैं हनीमून जा सकता हूं। इसके साथ साथ चाइना, which was the largest consumer of diamonds, has decreased its purchase of natural diamonds, and that is due to economic conditions. इसी रीजन से दोस्तों पिछले 6 सालों में नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड दोनों के भी प्राइसेस बहुत ही तेजी से गिरते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि डायमंड इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, और क्या नेचुरल डायमंड का मार्केट खत्म होने वाला है? Well, it's not that easy. आने वाले 5 सालों में डायमंड मार्केट अलग हिस्सों में बटेंगे। पहला है अफोर्डेबल मार्केट। ये डायमंड्स मास मार्केट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। जैसे आज आप बाजार से फोन कवर या फैशन ज्वेलरी खरीदते हो, वैसे ही लोग डायमंड्स भी खरीदने लग जाएंगे। तो हर मिडिल क्लास फैमिली के पास डायमंड होगा, लेकिन उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो 0 होगी। लेकिन दूसरी मार्केट होगी अल्ट्रा लग्जरी डायमंड मार्केट। नेचुरल डायमंड्स गायब नहीं होंगे, वो बन जाएंगे आर्ट पीसेस। जैसे आज लोग 500 रुपए की घड़ी भी पहनते हैं और 50 लाख की रोलेक्स भी। टाइम तो दोनों सेम दिखाती है, पर रोलेक्स टाइम के लिए नहीं, स्टेटस के लिए पहनी जाती है। ठीक वैसे ही नेचुरल डायमंड्स लोग एस्पिरेशन के लिए खरीदेंगे ताकि वो अपने स्टेटस को शोकेस कर पाए। तो आज अगर आप मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी का 1 कैरेट नेचुरल डायमंड लेने जाओगे तो वो आपको 3 से 4 लाख में मिल जाएगा। लेकिन वही सेम क्वालिटी, सेम वेट, सेम कट अगर आप टिफनी के शोरूम में जाकर मांगोगे तो टिफनी आपको 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करेगा। एंड लग्जरी ब्रांड्स लाइक कार्टियर एंड बल्गेरी, दे मूविंग टुवर्ड्स हाई ज्वेलरी। मतलब वो आप छोटे मोटे डायमंड्स छोड़कर सीधा 50 लाख और 1 करोड़ वाले पीसेस बना रहे हैं। तो लग्जरी तो रहेगा ही, लेकिन लैब ग्रोन की वजह से एक आम आदमी भी डायमंड्स अफोर्ड कर पाएगा। एंड लास्टली, नेचुरल पिंक और ब्लू डायमंड्स आज भी बहुत रेयर हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। इनफैक्ट रेयर डायमंड्स की कॉस्ट पिछले 5 सालों में लगभग 200% से बढ़ी है। ये है दोस्तों द फर्स्ट लेयर ऑफ द डायमंड स्टोरी। इसके अलावा 2 और लेयर्स हैं जिसमें हम ये बात कर सकते हैं कि लैब ग्रोन मार्केट की वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगा, और लैब ग्रोन डायमंड्स में कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। यहां तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी डायमंड का यूज होगा। बट इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे, या फिर इसको लेकर एक पॉडकास्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह बिजनेस सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।